नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि जिया लियोन को वापस जिंदा करने के लिए खुद की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे जिया की बात सुनकर लीरैंग खड़े होकर गुस्से से बोलता है, तुम पागल हो। लियोन ने तुम्हारी जान इसीलिए बचाई थी कि तुम इतनी आसानी से अपनी जान कुर्बान कर दो। तब तो उसके कुर्बानी का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तुम बहुत घटिया हो। न्यायाधीश बोलता है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी दोगे? ये सुनकर लीरैंग बैठ जाता है और अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हो जाता है, ये बोलकर कि वैसे भी मैंने बहुत से निर्दोष लोगों की जिंदगियां चुराई है। जिया उसे ऐसा करने से मना करती है, पर जब जिया ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हो गई, तो भला अब ये उसकी बात कैसे मान लेगा। न्यायाधीश बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो जीने की इच्छा ही नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। फिर तो मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद अपने तिलिस्मे लेंस से उसे चेक करने लगते हैं। यू नो व्हाट, पहले भले ही लीरैंग को किसी की परवाह नहीं थी, उसे जीने की इच्छा नहीं थी, पर अब मामला अलग है। अब उसके पास एक प्यारा सा परिवार है जिसकी वो परवाह करता है, जिनकी वो रक्षा करना चाहता है, जिनके लिए वो जीना चाहता है। इसीलिए अब इसकी जिंदगी बेकार नहीं है। और ये सब न्यायाधीश अपने तिलिस्मे लेंस से देख लेते हैं। इसीलिए न्यायाधीश लियोन की जिंदगी के बदले लीरैंग की जिंदगी का सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिया बहुत घबरा जाती है और उन्हें रोकने लगती है। न्यायाधीश लीरैंग पर अपनी छड़ी घुमाने ही वाले होते हैं कि तभी लीरैंग उन्हें रोक देता है, ये बोलकर कि मेरे पास अभी भी थोड़ा समय बचा है, क्योंकि सैंड वॉच की सारी रेत अभी तक पूरी तरह से गिरी नहीं है। वो जिया को यूरी, शिंजू और टिंगू को बुलाने के लिए बोलता है ताकि वो उनसे आखिरी बार मिल सके। फिर उनका वेट करने लगता है। समय बीतता ही जा रहा था। ये तीनों आखिरकार वहाँ पहुँच ही जाते हैं। जिया दौड़ते हुए उनके पास आती है और उन्हें लीरैंग के पास ले जाने लगती है। समय ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था, जो देखकर लीरैंग की धड़कनें तेज होने लगती है कि शायद वो उन्हें आखिरी बार भी नहीं देख पाएगा। वो पीछे मुड़कर देखता है, पर अभी तक वो लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं। समय खत्म ही होने वाला है। तीनों दौड़ते हुए वहाँ आ रहे होते हैं। यूरी दूर से ही लीरैंग को आवाज लगाती है। लीरैंग खुश होकर पीछे मुड़ता है। यूरी दौड़ते हुए लीरैंग का नाम चिल्लाते हुए आ रही होती है और उसके पीछे ये दोनों भी दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। लीरैंग उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी समय खत्म हो जाता है। यूरी फूट फूट कर रोने लगती है। लीरैंग अपने पीछे अपना फोन छोड़ जाता है, जो जिया उठाती है। वो देखती है कि लीरैंग ने अपने वॉलपेपर में पूरी फैमिली की फोटो लगा रखी है और वो भी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद सभी लोग लीरैंग का श्राद्ध करते हैं। सभी लोग बहुत उदास होते हैं। टिंगू लीरैंग के कब्र को छूकर इमोशनल होने लगता है, जो देखकर यूरी भी रोने लगती है। उन्हें देखकर जिया भी बिल्कुल उदास और क्लूलेस हो जाती है। भले ही जिया और लीरैंग में 36 का आंकड़ा चलता रहता था, बट एट द एंड दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो डेवलप हो ही गया था। और इसी तरह अब लीरैंग भी इस दुनिया से जा चुका है। उसके बाद जिया समुंदर के किनारे उसी जगह पर जाती है जहाँ कभी वो लियोन के साथ आई थी। वो बिल्कुल क्लूलेस हो चुकी है। वो वहीं बैठकर खुद को रोने से रोकने लगती है, पर इस बार वो खुद को रोने से नहीं रोक पाती। अगले दिन जिया अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए बाहर निकलती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। तभी एक आदमी, अरे ये तो बुगासरी है ना? ओ तेरी, ये अंत तक यहीं रह गया। वाह बेटा, तू तो बहुत सेफ खेल गया। एनीवे, वो जिया को वही लाल छाता देता है। जिया हैरान होकर पूछती है, तुम्हें ये कहाँ मिला? बुगासरी बोलता है, पता नहीं, मेरा शिफ्ट शुरू होने से पहले ही कोई इसे अंदर छोड़ गया था आपको देने के लिए। जिया बोलती है, कब? बुगासरी बोलता है, यही लगभग 5 मिनट पहले। जिया उस छाता को अपने साथ लेकर दौड़ती हुई बारिश में भीगते हुए लियोन को ढूंढने के लिए जाने लगती है। हाय रे निब्बी, जब छाता पास में है तो भीग क्यों रही हो? सही कहते हैं लोग,
प्यार में पड़े लोगों का दिमाग घुटने में आ जाता है, और इन दोनों महाजन का प्यार तो फिर भी तुड़ुलव है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, दौड़ते दौड़ते जिया को एक लाल छाते वाला इंसान दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लियोन नहीं होता। Cause why not? लाल छाता तो जिया के पास है, तो लियोन के पास लाल छाता कहाँ से आएगा? Yes, exactly. वो अपना सर्च मिशन चालू रखती है, तभी उसे सामने रोड की दूसरी तरफ काला छाता लिए एक आदमी नजर आता है। जी हाँ, इस बार ये लाल छाते वाला नहीं बल्कि काले छाते वाला लियोन है। उसे देखकर जिया बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच में लियोन है। वो बोलती है, कहीं ये सपना तो नहीं? लियोन बोलता है, नहीं, ये सच है, लेकिन अब मैं वो नहीं रहा जो मैं हुआ करता था। अब मैं उड़ नहीं सकता। अगर तुम किसी ऊंची जगह से गिरोगी तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। अगर तुम्हारे रास्ते अंधेरे से भरे रहे तो जुगनू भेजकर मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। अगर मुझे चोट लगी तो मुझे भी दर्द होगा। इन शॉर्ट, ये जनाब ये कहना चाहता है कि ये भी एक इंसान बन चुका है। फाइनली इसका सपना पूरा हो गया। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। फिर रात को लियोन जिया के बाल सुखा रहा था। जिया बोलती है, तुमने ये कैसे किया? मुझे तो बीते 6 महीने 6 साल जैसे लग रहे थे। तुमने 600 साल तक मेरा इंतजार कैसे किया? कहीं तुम्हें इंतजार करते करते इंतजार करने की आदत तो नहीं हो गई थी? लियोन बोलता है, नहीं, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं हुई थी, लेकिन मैं तुमसे अलग होकर जीने का आदी नहीं हो पाया। फिर दोनों और भी ज्यादा गहरी गहरी बातें करने लगते हैं। उसके बाद पहली बार जिया का लियोन को इंसान के रूप में एक किस। दूसरे दिन लियोन जिया की बनाई रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहा था, तभी उसकी नजर लीरैंग पर पड़ती है और वो उदास हो जाता है। जी हाँ, लियोन इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि लीरैंग ने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसके बाद शिंजू एनेस्थेसिया को घुमाकर अपने क्लिनिक जा रहा था, तभी देखता है कि लियोन क्लिनिक के गेट पर खड़ा है। फिर क्या था, वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि सीधे लियोन से लिपट जाता है। अभी ये इतना ज्यादा खुश है कि खुशी के मारे ना हंस पा रहा है और ना रो पा रहा है। अंदर लियोन शिंजू और यूरी की शादी का फोटो देखता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। शिंजू से बताता है कि किस तरह सभी लोगों ने लियोन की यादों के साथ कोप अप करके अपना नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश। शिंजू से सारी बात बताता है कि कैसे वो पूरी तरह से टूट गया था और खाना पीना बंद कर दिया था, और ये भी कि किस तरह उसने लियोन को वापस लाने की खोज जारी रखी थी एंड नाउ ही इज हियर। पर अब क्या फायदा, लीरैंग तो यहाँ है ही नहीं। फिर शिंजू लियोन को लीरैंग का फोन देता है जो वो अपने पीछे छोड़ गया था। रात को वो उसके फोन के सारे फोटोज देख रहा था। उसका फोन उसके प्यारे परिवार यानी कि टिंगू, यूरी और शिंजू के साथ वाले फोटोज से ही भरा हुआ था। तभी लियोन की नजर एक वीडियो पर पड़ती है। ये वीडियो लियोन के लिए एक आखिरी मैसेज है जो मरने से पहले लीरैंग ने न्यायाधीश के सामने अपने परिवार के आने का इंतजार करते वक्त रिकॉर्ड किया था। लियोन उस वीडियो को प्ले करता है। उस वीडियो में लीरैंग ने बोला था, मैं जल्द ही मर जाऊंगा। अगर तुम यहाँ होते तो मुझे बचाने के लिए आ जाते, पर अब जब तुम यहाँ नहीं हो मैं पूरी तरह से मुसीबत में पड़ चुका हूँ। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लीरैंग बोलता है, वैसे मेरा ये मैसेज तुम्हारे आखिरी मैसेज का बदला है। मुझे लगा था कि मौत का सामना करते वक्त मैं कुछ अलग ही फील करूंगा, लेकिन शायद तुम मेरा जल्द ही हार मान जाने वाले स्वभाव के बारे में बिल्कुल सही थे। मैं उदास हूँ पर फिर भी संतुष्ट हूँ, इसीलिए मेरी मौत पर बेवकूफों की तरह रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी नामौजूदगी में बिल्कुल भी नहीं रोया। ये सुनकर लियोन हंसने लगता है। लीरैंग बोलता है, मैंने बस थोड़ी सी शराब पी थी। लियोन बोलता है, झूठा कहीं का। लीरैंग बोलता है, इतने सालों तक मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी करी, पर मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाला क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा बड़े वाली मुसीबत हो। अब लीरैंग इमोशनल होने लगता है। वो बोलता है, जब भी हम कोई भी फल खाते थे तुम मुझे हमेशा बड़ा वाला भाग दे देते थे। अंडा इतना पसंद होने के बावजूद भी तुम बड़ी आसानी से अपना अंडा मुझे दे देते थे। तो तुम ही बताओ
मुझे चुनने के बजाय जिया को चुनने के लिए मैं तुमसे कैसे नफरत ना करूं। ये सुनकर लियोन भी इमोशनल होने लगता है। लीरैंग रोते रोते बोलता है, आई होप कि तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाए, लेकिन सबसे गंदे चेहरे के साथ। लियोन रोने लगता है। लीरैंग बोलता है, अगर कभी ये संभव हो पाया तो मैं तुमसे फिर से मिलना चाहूंगा। उसके बाद दोनों बहुत रोने लगते हैं। फिर लीरैंग चुप होकर एक मुस्कान के साथ एक आखिरी बार बोलता है, ह्योंग, और वीडियो खत्म हो जाती है। लियोन बहुत ज्यादा रोने लगता है और उस समय वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद लीरैंग भी बहुत रोया था। दूसरे दिन टिंगू अपने स्कूल से वापस लौट रहा था और उसके क्लासमेट्स उसे भिखारी भिखारी बोलकर चिढ़ा रहे थे। तभी यूरी वहां पहुंच जाती है और उन बच्चों को डरा कर भगा देती है। फिर वो टिंगू को लेकर जाने लगती है। इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई है। लियोन दूर खड़ा इन दोनों को देख रहा था। वो सोचता है कि लीरैंग ने सच में काफी अच्छा काम किया है, जो अब इनके जरिए आगे बढ़ेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लीरैंग के कब्र के पास बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है। फिर वो आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन हाउस आता है तेल्युपा और मिस्टर यानयोंग से मिलने के लिए। वो उनके लिए कुछ डिशेस भी लाया है। लियोन बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया ग्रैनी। मैंने सुना कि तुमने मुझे वापस लाने के लिए बहुत से तिगड़म किए। तेल्युपा बोलती है, मेलोड्रामा करना बंद करो, और मैं तुम्हें वापस लाने के लिए क्यों कोई तिगड़म करूंगी। अरे ये तेल्युपा है, तेल्युपा। इमोशनल बातें इसके शान के खिलाफ हैं। पर मिस्टर यानयोंग इसका पोपट कर देते हैं लियोन को ये बताकर कि तेल्युपा ने 200 कॉल्स किए थे। इसके भाई को तो अंत में इसका नंबर ब्लॉक करना पड़ा। लियोन झट से तेल्युपा से लिपटकर खुशी से बोलता है, तुम मेरे बिना नहीं रह पाई है ना। एंड तेल्युपा भी लाइक पर हट। फिर पता चलता है कि लियोन आखिरी बार इन दोनों से मिलने के लिए आया है, क्योंकि अब ये इंसान बन गया है। और आपको तो पता ही है कि एक जिंदा इंसान का यहाँ आना वर्जित है। मिस्टर यानयोंग बोलते हैं, तो क्या अब हम तुम्हें फिर से दोबारा तुम्हारे मौत के बाद ही देख पाएंगे। तेल्युपा उन्हें डांटने लगती है कि ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि इसे वापस लाने के लिए कितनी मुश्किलें हुई थी। ये सुनकर लियोन बोलता है, थैंक यू ग्रैनी, मेरे जैसे मुसीबत को इतना ख्याल और प्यार देने के लिए। जिया के पुनर्जन्म होने तक तुमने मुझे जानकर कामों में व्यस्त रखा ताकि मैं खुद को न खो दूं। तुम्हारे और मिस्टर यानयोंग की ही वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। फिर वो लोग थोड़ी और बातें करते हैं। उसके बाद लियोन जाने लगता है। तेल्युपा उसे रोककर साथ में खाने के लिए बोलती है। उसके बाद तीनों मिलकर लियोन का लाया हुआ खाना बहुत प्यार से खाते हैं। उसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। बिल्कुल प्राकृतिक शादी, ना कोई दूसरे इंसान, ना शोरगुल और ना ही कोई फंक्शन, सिर्फ प्रकृति और प्रकृति से बने ये एक्सेसरीज। फाइनली दोनों एक दूसरे को लव यू बोलते हैं और चेरी ब्लॉसम्स की बरसात होने लगती है। तेल्युपा और मिस्टर यानयोंग आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन हाउस के बाहर गार्डन में होते हैं। अचानक से इतने फूलों की बरसात देखकर मिस्टर यानयोंग हैरान हो जाते हैं। तेल्युपा बोलती है, ये लियोन को बधाई दे रहे हैं। फूल, पेड़, हवा सभी अपने प्रिय मास्टर को अलविदा कर रहे हैं। लियोन ने इनका इतना जो ध्यान रखा है, ये उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। उसके बाद दोनों शादी की वीडियो देखकर खुश हो रहे होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। यार यहाँ पर ना एक चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, दोनों ने शादी में किसी को बुलाया ही नहीं। अच्छा चलो माना दोनों को अकेले ही शादी करनी थी, पर बाद में एक भोज तो करवा ही सकते थे ना। इसी बहाने हमें भी अच्छा अच्छा खाना खाने को तो नहीं ही मिलता, पर देखने को तो मिल ही जाता ना। हम तो उसी में खुश हो जाते। कोई तरीका है भीख मांगने का? हद कंजूस है दोनों निब्बा निब्बी। सॉरी अब मैरिड कपल है ना दोनों, निब्बा निब्बी कहाँ। खैर उसके बाद शिंजू के क्लिनिक में खाते खाते लियोन उसे बताता है कि अब जिंदगी कैसे टफ हो गई है। वो बोलता है कि मुझे लगता था इंसान बनने के बाद जिंदगी काफी आसान हो जाएगी, पर मैं गलत था।
अब मेरा मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, और तो और मेरी आंखें भी कमजोर हो गई है, जिस वजह से मुझे चश्मा पहनना पड़ता है जो मेरे हैंडसमनेस को कम कर देता है। लियोन को चश्मे में देखकर शिंजू हंसने लगता है। लियोन बोलता है बस इतना ही नहीं, अभी तो और भी प्रॉब्लम्स हैं। फिर दिखाया जाता है कि जिया लियोन को डेंटिस्ट के पास ले जा रही है, पर लियोन नहीं जाना चाहता। वो बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे कहा था कि हम आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं। जिया बोलती है मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा था कि आइसक्रीम खाने से पहले हमें कहीं और भी जाना है। लियोन बोलता है अगर कोई मुझे चाकू भी मार दे तो चलेगा, पर सुई नहीं, ये नहीं हो पाएगा। जिया बोलती है अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो अंदर। लियोन अपना हाथ छुड़ाकर नौटंकी करने लगता है, छोड़ो मुझे, तुम इतना कैसे बदल सकती हो, और भागने की कोशिश करने लगता है। पर जिया उसका कान पकड़कर खींचते हुए उसे अंदर लेकर जाने लगती है। लियोन बोलता है रूट कैनल ट्रीटमेंट दुनिया की सबसे घटिया चीजों में से एक है। एक इंसान की जिंदगी जीना मतलब अक्सर अनएक्सपेक्टेड दर्द से लड़ना। रात में दोनों खाना खाते हैं जो लियोन ने बनाया था। जिया उसके खाने की तारीफ करती है और वो खुश हो जाता है। फिर दूसरे दिन वो एक पार्क में बैठा अपने सोच की गहराई में डूबा हुआ था। तभी एक बच्चा जो साइकिल चलाता हुआ आ रहा था वो डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। लियोन जाकर उसे उठाता है। फिर दिखाया जाता है कि ये क्या, ये तो छोटा लीरैंग है, मतलब लीरैंग का भी पुनर्जन्म हो चुका है, ये। बट अनफॉर्चुनेटली लियोन छोटे लीरैंग को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। छोटा लीरैंग उसे देखकर मुस्कुराता है, जो देखकर लियोन को पास्ट वाले छोटे लीरैंग की याद आ जाती है। फिर वो छोटे लीरैंग को प्यार से सहलाते हुए बोलता है कि अगली बार जब भी कभी तुम गिरो तो खुद से उठने की कोशिश करना। उसके बाद वो उसका साइकिल उठा देता है। फिर छोटा लीरैंग उसे थैंक्स करके बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जिया अपना काम खत्म करके जब बाहर आती है तो लियोन उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। वो झट से उससे जाकर लिपट जाती है और फिर दोनों घर जाने लगते हैं। कार में जिया उसे बताती है कि उसने आज एक अजीब से बुढ़े आदमी को पुलिस स्टेशन में देखा। उसने एक हेहो मास्क यानी कि कोरिया का एक ट्रेडिशनल कल्चर वाला मास्क पहन रखा था, पर कमाल की बात तो ये है कि वो उसके चेहरे से निकल ही नहीं रहा था। ये सुनकर लियोन हैरान होकर बोलता है कहीं तुमने आज किसी चिड़िया की टट्टी पर पैर तो नहीं रख दिया। जिया बोलती है चिड़िया की टट्टी पर तो नहीं, लेकिन हाँ गलती से च्युइंगम पर पैर जरूर रख दिया था। ये सुनकर लियोन भी लाइक धत तेरी, वो स्पिरिट ऑफ मिसफॉर्च्यून था। स्पिरिट ऑफ मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य के राजा को कहते हैं, जो हर दशक के 9वें साल में इंसानों के पास आता है जिससे उनके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। उसके बाद रात को लियोन अपने बालकनी में खड़ा अपने सोच के दरिया में फिर से डुबकी मार रहा होता है। तभी जिया वहाँ आती है और दोनों साथ में नजारे का मजा लेने लगते हैं। फिर आधी रात को जब जिया सो रही होती है तभी लियोन तैयार होकर वही तलवार वाला लाल छाता लेकर निकल जाता है। उधर हेहो मास्क वाला वही दुर्भाग्य का राजा हर जगह दुर्भाग्य फैला रहा होता है। तभी लियोन पीछे से आवाज लगाता है, एंड गेस व्हाट, इसका तलवार अभी भी उतना ही पावरफुल है और इसके पास अभी भी 9-tailed फॉक्स वाले पावर्स हैं। ये मांजरा क्या है? लियोन तो इंसान बन गया था ना, तो अभी इसके पास इसके पावर्स कैसे आए? यार इसके आगे के एपिसोड्स देखने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। ये सीरीज अपने एंड में भी एक सस्पेंस छोड़ी गई। इसका राइटर कभी सुधरने नहीं वाला, पर जो भी हो सीरीज के एंड को देखकर ये उम्मीद तो जाग ही गई है कि इसका नेक्स्ट सीजन भी आ सकता है। यार मैं तो अभी से ही बहुत एक्साइटेड हूँ, पर इसका सीजन 2 कब आने वाला है इसके बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं जल्द ही टेल ऑफ द 9-tailed पर एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें कहानी से रिलेटेड कुछ सवाल, मेरे कुछ व्यूज और आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही सीजन 2 से अगर कोई रिलेटेड अपडेट मिलेगा तो वो भी मैं उसी में बताऊंगी। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।